हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीन जी चैनल। गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स की एमएल अग्रवाल वाली बुक, जो कि है लेटेस्ट एडिशन, यानी कि 2025 से 26 ये वाली बुक, इस कलर वाली बुक, ये लेटेस्ट है अभी। इस बुक के चैप्टर 1 जो कि है जीएसटी, इसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इस सेशन में क्लास 10th के आईसीसी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के जीएसटी का जो एमएल अग्रवाल वाली बुक है उसका चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 11 से 20 हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी है तो इसीलिए टाइम टेकिंग होगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए, ठीक है। और इस सीरीज में तुम्हें दो चीज मैं सिखाऊंगा। एक तो तुम्हें सॉल्व करने की ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर कट तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। दूसरा, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है तो तुम्हारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्टेप्स कैसे लिखो कि तुम्हारा कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं हो। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे बहुत, उनको सब कुछ आते रहता है, वो मतलब उनको आता अच्छे से है, उसमें कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन वो स्टेप्स नहीं लिखे रहते तो उसके चलते मार्क्स कई बार 1 नंबर 2 नंबर ऐसे डिडक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं दोनों चीज इस वीडियो में सिखाते चलूंगा। तो चलो मिलकर करते हैं सॉल्व। Exercise 1, question number 1. An article is marked at rupees 15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article. The amount of tax under the GST paid by the consumer. The total amount paid by the consumer. तो क्या कह रहा है गाइस इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक डीलर है, वो एक आर्टिकल बेच रहा है एक कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद तुम्हें निकालना है कि सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का। तो देखो तो गाइस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन ये नहीं दिया कि किसका सेलिंग प्राइस, आई मीन किसके लिए, जैसे डीलर का सेलिंग प्राइस या कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस। लेकिन देखो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ कि डीलर कोई सामान बेच रहा है कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसको फर्दर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर इतना भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो इसे हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो डीलर के लिए, ठीक है। सेकंड वाले में फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कितना जीएसटी पे कर रहा है डालना है। थर्ड है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इस आर्टिकल को खरीदने के लिए टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है, ठीक। बस यही तीनों फाइंड करना है। चलो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली क्या है कि जब तुम एग्जाम देने जाते हो, कोई अभी क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, तो तुम्हें क्या करना है कि जब तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है या 9th 10th से ही प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें क्या करना है कि लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखने होंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें अब जैसे भी लिख देते थे अभी तक स्कूल में तो चलता था, अब तुम्हें एकदम प्रोफेशनली लिखना सीखना होगा, एकदम स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि कई बार तुम्हारे आंसर सही होते हुए भी तुम्हें 1 2 नंबर कट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि ताकि तुम्हें सिखाते चलूं कि तुम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे लिखोगे, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो हमें ट्रांजेक्शन हो रहा था, ये दो हो रहा था डीलर से कंज्यूमर को, ठीक है ना। वही बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे दो दो तीन तीन ट्रांजेक्शन है, तो ये चीज भी सीख जाओगे। जो पूरे तुम इस सीरीज में ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं भी तुम्हारा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो मेरे वीडियो से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखो, दो जगह दो लोगों के लिए ट्रांजेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन देखते हैं डीलर के लिए, तो हम पहले हेडिंग बना देना ऐसा फॉर डीलर, ठीक है ना। इट मीन्स कि अब जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो सिर्फ तुम डीलर के लिए लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे मार्क प्राइस। तो देखो यहाँ पे क्या है कि डीलर एक आर्टिकल को बेच रहा है, डीलर ने पहले उस आर्टिकल का कुछ प्राइस फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहा है कि कुछ प्रॉफिट लेकर, अच्छा इसका तो ऐसे नहीं रखते हैं, इस प्राइस को रखते हैं, ठीक है ना। एम प्राइस मार्क कर दिया है जो कि है एम। अब इसको कुछ प्रॉफिट लेकर इस आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है। तो देखो तो भाई मार्क प्राइस तो दिया हुआ है रुपीज 15,000। प्रॉफिट परसेंट इसके बाद सेकंड में लिखोगे कि कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा है, तो 10%। तो प्रॉफिट निकालोगे, जो प्रॉफिट होगा मार्क प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लेकर बेचते हैं, ठीक है ना। या जो भी उसका कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस, इसीलिए मैंने कॉस्ट प्राइस भी लिख दिया कि ताकि तुम सीख लो। कई बार मार्क प्राइस नहीं रहेगा, जितना भी खरीदे रहेगा उस पर प्रॉफिट पे बेच, तो यहाँ पे मार्क प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि ताकि दोनों लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मार्क प्राइस है तो लिखोगे प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑन मार्क प्राइस। अब ये कितना है गाइस, 10% ऑफ 20, ठीक है ना, 10% ऑफ रुपीज 15,000, ठीक है ना, इन सबको देते हैं। तो 10,000 15,000 का 10% हो गया 1500, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। अब तुम्हें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे जनरली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस है, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस है तुम्हारा ₹15,000 प्लस प्रॉफिट है ₹1,500। तो ये दोनों ऐड करोगे तो हो गया ₹16,500, ठीक है ना। 15,000 प्लस 1,000 16,500। अब तुमने इतना इंफॉर्मेशन निकाल दिया, तो अब देखो तुम्हें क्या क्या निकालना था। यहाँ की बात तुम लिखोगे, ये हेडिंग डालोगे पहला, ऐसे ही लिखोगे पहला, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 6,500, तुमने निकाल लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद तुम हेडिंग बनाना फॉर कंज्यूमर, ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यहां तक तुमने इसका निकाला, अब आते हैं कंज्यूमर पे, ठीक है। कंज्यूमर पे निकालोगे तो पहले सबसे पहले देखो इसका जो ये सेलिंग प्राइस हो इसके लिए, वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस, जितने में ये बेचेगा उतने में ही वो खरीदेगा ना। तुम जाते हो किसी शॉप पे, तुमको कोई सामान 100 रुपए मिलता है, तो 100 रुपए उसके लिए सेलिंग प्राइस है जिसे तुम खरीदते हो, और तुम्हारे लिए वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब तुम कंज्यूमर के लिए लिखोगे कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस, तो ये इक्वल टू होगा द सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, जो कि है ₹1,500। अब आओगे द रेट ऑफ जीएसटी, तो द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 12%, देखो यहां पे दिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करेगा, ये पे करेगा, यहां पे लिखो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 12% ऑफ ₹16,500, ठीक है। चलो यहाँ पे कहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे 16,500 का 10% निकाल लेंगे तो वो होगा 1650, 1% होगा 165, 1% होगा 165, ठीक है ना। तो तुम यहां से ऐसे निकालते या सीधे निकाल लेते 330, दोनों को ऐड कर लेते माइंड में, क्योंकि आसान है ऐड करना। अब इसको ऐड कर लो, 053869198 तो गाइस ये आ गया, ऊपर लिखते हैं 1980, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला जो आंसर है ये आ गया गाइस, ये सेकंड वाला ₹1980, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान। थर्ड पूछ रहा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा वो क्या पे करेगा, पहले तो कोई आर्टिकल खरीद रहा है उसका कॉस्ट प्राइस होगा जितने में खरीद रहा होगा, और प्लस उस पे जीएसटी पे करेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 16,500 और प्लस जीएसटी पे कर रहा है कितना 1980, ऐड कर दोगे इक्वल टू, पहले यहां कर लेते हैं 500 प्लस 1980, तो 8 9 और 5 14 6 7 8 18480, तो ये हो गया गाइस 18,000, ठीक है ना। थर्ड वाले का आंसर आ गया 2,400, बस यही निकालना था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है 16,500, ठीक है, 98 18 480 आया था, सही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper buy goods worth ₹4,000 and sell these at the profit of 20% to a consumer in the same state. If the GST is charged at 5%, find the selling price including tax of the goods. GST paid by the consumer is GST paid by the consumer. The total amount paid by the consumer. क्या कह रहा,
यहाँ पे देखो गाइस क्या कह रहा है कि एक कोई शॉपकीपर है, ये कुछ आर्टिकल खरीद रहा और खरीद कर फिर बेच रहा है किसको? कंज्यूमर, है ना। यहाँ पे दो बार ट्रांजेक्शन मेंशन किया हुआ है, एक बार शॉपकीपर खरीद रहा, फिर शॉपकीपर बेच रहा, जो शॉपकीपर बेचेगा वही कंज्यूमर खरीदेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो तुम्हें ये सब निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। तो देखो भाई यहाँ पे भी ध्यान देना, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स लिया हुआ है। बहुत लोग टर्मिनोलॉजी में दिक्कत होता है। अगर तुम वीडियो देखने आए हो तो इट मींस कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट, मुझे जो भी लगता है कि जहां बच्चों को दिक्कत होती है, सारे क्लियर करते हैं। तो देखो भाई द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं किसके लिए। तो देखो भाई यहाँ पे एक दो सेल हो रहा है, एक यहाँ पे जो होगा वो सेल कर रहा है, दूसरा शॉपकीपर सेल कर रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है? लेकिन ये जो बंदा है इसको मेंशन नहीं किया गया है, ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, कौन है, डीलर है, इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो इट मींस कि ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं, ये सेलिंग प्राइस पूछने का मतलब कि यहाँ शॉपकीपर जब कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वैसे ही क्या करोगे, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन शॉपकीपर शॉप कंज्यूमर को, अब चलो एक एक करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर शॉपकीपर, ये हेडिंग बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखोगे कॉस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर कितने में खरीद रहा है, देखो तो दिया हुआ है क्या, बाई ए गुड वर्थ ₹4000, क्या हुआ है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है क्या, जब वो खरीद ले रहा है, देखो ये जो 4000 है वो यहाँ का प्राइस है, यहाँ खरीद रहा है। लेकिन जब यहाँ बेच रहा है तो ये है 4000 और प्लस कितने प्रॉफिट पे, ये जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं वो इस स्टेप प्रॉफिट तो बेचने वाला प्रॉफिट। ठीक है ना, तुम और इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रॉफिट परसेंट वाइल सेलिंग। ठीक है ना, और शॉपकीपर मेंशन नहीं करना, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये प्रॉफिट परसेंट है 20%। शॉपकीपर, द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सीपी। ठीक है, तो ये हो गया 20% ऑफ 4000। 4000 का 20% तो निकालना बहुत आसान है, 10% 400 टू 20% 800। ठीक है, थर्ड सेलिंग प्राइस। देखो हमने कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हमने प्रॉफिट, पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, लिखा, फिर प्रॉफिट परसेंट लिखा, फिर प्रॉफिट निकाला, अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस। देखो तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है ₹4000, प्रॉफिट है ₹800, दोनों क्या हो गया ₹4800। अब आ जाएंगे कंज्यूमर पे। ठीक है, तो कंज्यूमर पे क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द, जो कॉस्ट प्राइस होगा जो कंज्यूमर का वो इक्वल टू होगा द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि ये में बेचेगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस। जितने में ये बेचेगा उतने में वो खरीदेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, जो होगा ₹4800। ठीक है ना। अब as the transaction is intrastate and the rate of GST is 5%, so the rate of CGST is equal to 2.5%। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि किस तरह का ट्रांजेक्शन था वो नहीं दिया होता डिटेल, तुम्हें टोटल जीएसटी निकालना था। तो जहां पे पूछा नहीं रहे वहां पे तुम टोटल जीएसटी निकाल के चल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें निकालना ही निकालना है, सीजीएसटी कंज्यूमर का, एसजीएसटी कंज्यूमर का, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, और बस उसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, का पहला आंसर सेलिंग प्राइस निकालना था, तो ये हो गया पहला आंसर गाइस, वन का कि द सेलिंग प्राइस गुड्स, ये हमने निकाल दिया था। ठीक है ना, अब बाकी जो तीन इंफॉर्मेशन निकालना है कंज्यूमर के लिए, इसीलिए हमने फॉर कंज्यूमर कर दिया और कंज्यूमर के लिए डिटेल सब। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तभी तो हम उस पर जीएसटी निकालेंगे ना। ठीक है, अब देखो ये लिख लेना कि एज द ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्टेड द रेट ऑफ जीएसटी 5%, सो द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 2.5, रेट ऑफ 5। जितना ये रेट होता है गाइस, अगर ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगा तो उसका आधा हो जाता है सीजीएसटी, आधा हो जाता है एसजीएसटी। ठीक है ना, यही रूल है। चलो अब क्या करेंगे, फाइंड करना है सेकंड वाला कि सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू क्या होगा, 2.5%
और कितना सेलिंग प्राइस, या सॉरी कंज्यूमर के लिए लिखे हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ध्यान देना गाइस, जब हम जीएसटी निकाल रहे हैं अभी बेसिकली गाइस हम लोग बनाते हैं ताकि सब देखो भाई, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये शॉपकीपर कंज्यूमर को बेच रहा है, तो यहाँ पे जब बेचेगा तो कुछ प्राइस होगा प्लस उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। कुछ प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस, प्राइस और प्लस जीएसटी। अगर तुम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर तुम शॉपकीपर हो तो तुम क्या देखोगे कि मैं बेच रहा हूं, यानी कि जो प्राइस है वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, और जो जीएसटी है वो तुम्हें रिसीव हो रहा है। तुम क्या करते हो कि देखो ना, तो शॉप वाले क्या करते हैं, जीएसटी के साथ बिल थमा देते हैं और पैसे तुम पे करते हो। जो तुम जीएसटी पे करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, सपोज 100 रुपए तुमने जीएसटी पे किया, वो 100 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली देते हो शॉपकीपर को। शॉपकीपर के लिए लिखोगे तो जीएसटी रिसीव्ड हो, शॉपकीपर जीएसटी रिसीव करता है। और कंज्यूमर के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो प्राइस हो जाएगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, और जो जीएसटी होगा वो पेड हो जाएगा, रहेगा सेम, वैल्यू भी सेम रहेगी, सेम इसी के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर शॉपकीपर के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस और जीएसटी हो जाएगा रिसीव्ड। अगर तुम कंज्यूमर के लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और जो जीएसटी होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही टर्मिनोलॉजी है। तो देखो, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू 2.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि 2.5% ऑफ रुपीज 4800, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ कैलकुलेशन करना होगा तो बेस्ट आसान ऐसे है कि यहाँ से तुम 4 कॉमन लेना और यहाँ से 4 कॉमन लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2.5 पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो 10%। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ लिखो या मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ से तुमने 4 हटा लिया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आसान था, 48 था, तो 12 4 या 48 होता है, ये हो गया 1200। तो गाइस 1200 का 10% होता है रुपीज 120। कैलकुलेशन आसान था इसलिए हमने, ठीक है। अब आ जाओ, अब थर्ड वाला फाइंड करना है। थर्ड एस जीएसटी है, सीजीएसटी तो अभी हमने फाइंड कर दिया। थर्ड है एस जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो एस जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर निकालना होगा तो फिर से दोबारा ऐसे कैलकुलेट मत करना, इक्वल टू लिख देना तुम जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज इक्वल टू रुपीज, ठीक है ना। तो ये आ गया 120, ये भी आ गया रुपीज 120, और ये तो आ गया था रुपीज 4800। लास्ट में तुम्हें फोर्थ निकालना है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे तो देखो, द अब ये जो फोर्थ वाला निकालना है, तुम इसको ऐसे लिखना, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा रहेगा वही इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस सीजीएसटी पेड प्लस एसजीएसटी पेड, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना था गाइस, रुपीज 4800, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना था 120, देखो यहाँ पे 120, ये हो गया रुपीज 120 प्लस रुपीज 120, कितना हो गया 100 प्लस 100 200, 4800 प्लस 200 5000, 5000 प्लस 20 प्लस 20 40, हो गया 5000। कैलकुलेशन आसान था इसलिए ओरली हमने कर लिया। चलो आंसर टैली कर लेते हैं। आंसर देखो तो ये 4800 15040, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Bedi visits the market and buys the following articles: medicines costing 950 GST at the rate of 5%, a pair of shoes costing 3000 GST at the rate of 80%, a laptop bag costing 1000 with amount of 30% at the rate of 18%. Calculate the total amount of GST, the total bill amount including the GST by the, ठीक है ना। ये एक अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मिस्टर बेदी है, ये मार्केट जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां से ये 3 आर्टिकल खरीद रहे हैं, ठीक है ना। एक खरीद रहे हैं मेडिसिन, दूसरा खरीद रहे हैं पेयर ऑफ शूज, तीसरा खरीद रहे हैं लैपटॉप बैग, ठीक है। 3 आर्टिकल खरीद तो ऑफकोर्स तीनों का प्राइस अलग अलग होगा, और
रेट ऑफ जीएसटी भी अलग है, देखो यहाँ 5% है, यहाँ इन दोनों पे 18%। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो जिसमें एक से ज्यादा आर्टिकल होगा उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको ऐसे टेबल बनाओ, ठीक है ना। पहले लिखना सीरियल नंबर, इसमें 1 2, दूसरे वाले में लिखना आर्टिकल, कौन से आर्टिकल है उनको मेंशन करना। तीसरे में मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस है, जैसे इस केस में है मार्क प्राइस, क्या होता है तुम्हें अभी बताया ना कि यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस, इससे कुछ ऊपर में कर दिया जाता है मार्क प्राइस। मीन्स मैंने बताया था ना कि 1000 वाले को 2000 में मार्क कर देते हैं और उसके बाद उसको सेलिंग प्राइस ₹1600 बेच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है तो मार्क प्राइस लिखोगे, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो सीधे कॉस्ट प्राइस वाला लिख दोगे, ठीक है। जैसा रहेगा वैसे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल बना लोगे। अब यहाँ पे लिखोगे मार्क प्राइस, यहाँ पे बनाओगे डिस्काउंट का कॉलम, तो देखो तो इन दोनों में कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पे डिस्काउंट है, तो यहाँ पैसे कर दोगे कि ठीक है ना, हैश कर दोगे। अब देखो यहाँ पे कॉलम में लिखोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तुम इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ 950 है तो यहाँ तो 9 कोई डिस्काउंट नहीं था, यहाँ 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 1000 था, 30% का डिस्काउंट है, तो 1000 यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, 1000 का 30% 300 हो गया, तो सीधे सीधे 700 लिख दोगे। देखिए अगर लेंदी रहेगा तो तुम सेम पेज पे रफ करके वहां पे कैलकुलेशन कर देना, मतलब कैलकुलेशन शो कर देना, अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशन रहेगा तो पेज पे दिखा देना, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस तुमने निकाल दिया यहाँ पे। अब क्या करना है कि इसके बाद बनाना जीएसटी रेट का, जीएसटी रेट अगर अलग अलग है तो, और फिर उसके बाद लास्ट में कॉलम बनाना, ठीक है, जैसा कि मैंने बनाया। अब आते हैं, सब हमने सारा कुछ निकाल दिया है, मैंने यहाँ पे टोटल भी कर दिया, अगर तुम चाहो तो यही अच्छा रहता है, ऐसे टोटल कर दोगे। ऑफ कोर्स टोटल करने में अगर ज्यादा लेंदी है तो तुम उसका रफ दिखा देना, अगर नहीं है तो दिखा सकते हो, तो ऐसे कर दिया। अब आओ एक एक करके आंसर करते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट जीएसटी। तो तुम्हें ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है मार्क प्राइस है, वहां पे उससे डिस्काउंट माइनस करोगे तो निकल जाएगा तुम्हें कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस मिला उस पे जीएसटी रेट है, जैसे देखो 1000 में 30% डिस्काउंट दिया तो बचा 700, ठीक है ना। 1000 का 30% 300 हो गया, तो 300 से प्राइस कम हो गया तो कॉस्ट प्राइस हो गया 700। अब इस पे 18% जीएसटी पे कर रहे हो तो 700 का 18% ₹150। तो इसी तरह से हमने तीनों का जीएसटी निकाल दिया है, इन ऐड भी कर। चलो अब क्या है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अगर तुमने यहाँ पे ऐसे करके टोटल कर दिया तो सीधे सीधे लिख दोगे ऐसे ₹713.50। अगर तुमने टोटल नहीं किया है तो फिर यहाँ पे लिखोगे ये इन तीनों को, ठीक है ना, इज इक्वल टू ₹47.50 प्लस 540 प्लस ₹126 इज इक्वल टू लाओगे ये ₹713। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, तो टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर, दूसरे वाला फिर वही लिखोगे, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू लिखोगे टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल जीएसटी पेड, ठीक है ना। इसको फिर हम यहां लिखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस है ₹4650 और टोटल जीएसटी पेड है ₹713.50। इसको अब हम लोग ऐड कर लेंगे, 4650 713.50 50 3 5 प्लस 1 6 7 5 13 4 5 3 6, ये आ गया ₹53, ठीक है ना। इसका यहाँ के बाद हमने लिखा है इक्वल टू यहाँ, ठीक है ना। बस यही करना था, ऐसे करना है तुम्हें एग्जाम में। बेसिकली तुम्हें कई बार कैलकुलेशन के साथ प्रेजेंटेशन चेक किया जाता है, बहुत ऐसे एग्जामिनर होते हैं कि जो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन भी तुम अच्छा रखो। तुम पढ़ रहे होगे, ऑफकोर्स निकालना तो सीख ही रहे होगे, तो नॉलेज तो तुम्हारे पास है ही, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है ना। आगे ये था आंसर, देखो हमारा सही था 50536।
क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्टली है। चलो, a shopkeeper buys an article from a wholesaler for rupees 20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे एक शॉपकीपर है, वो कुछ आर्टिकल खरीद रहा है किससे, होलसेलर से, और इस आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है ना गाइस। अब इसमें दो चीजें और दिया हुआ है, एक तो प्राइस दिया हुआ है, उसके साथ दिया हुआ कि 10% का प्रॉफिट है, और जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12%। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है ना। तो ये टर्म पहली बार आया तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो गाइस क्या होगा कि देखो, कोई आर्टिकल होलसेलर से शॉपकीपर खरीद रहा है, तो जब यहाँ वाला ट्रांजेक्शन जब इसको देखोगे तो इस केस में शॉपकीपर खरीद रहा है, तो जो भी जितना भी प्राइस होगा, सपोज कि 1000 का आर्टिकल है, ठीक है ना, 1000 का आर्टिकल है, 12% जीएसटी, तो 1000 का 12% यानी कि ₹120, ये शॉपकीपर जो होलसेलर है उसको 1000 रुपए, 1000 जो कि उसका कॉस्ट प्राइस था, प्लस ₹120 जो जीएसटी था, ये उसको पे करेगा, ठीक है ना। इस केस में शॉपकीपर ने कितना पे कर दिया, यहाँ पे रुपीज जीएसटी की बात कर रहे थे, क्योंकि हम सीख रहे हैं जीएसटी ना, तो यहाँ पे ध्यान देना जीएसटी पे 120 रुपए जीएसटी पे कर दिया 120। अब सेम आर्टिकल को ये कंज्यूमर को बेच रहा, सपोज यहाँ पे उसे मिला, बेचने का कुछ प्राइस होगा और प्लस उस पर जीएसटी लिया होगा, तो देखो अब ये इस ट्रांजेक्शन में क्या है, कुछ सामान बेच रहा, तो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर ना जो सामान खरीदेगा, जितने में खरीदेगा उतना प्लस जीएसटी ये पे करेगा शॉपकीपर को, यानी कि इस केस में शॉपकीपर को जीएसटी मिलेगा, और मिलेगा कितना, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि 150। तो देखो, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसने 120 रुपए पे किया था, यानी कि माइनस, और प्लस उसे मिला था 150 रुपए, इसका डिफरेंस हो गया सपोज 30 रुपीज, तो उसके पास 30 रुपीज जीएसटी आ गया। तो जो शॉपकीपर क्या है, वो सामान खरीद रहा बेच रहा, उसको जो टैक्स ज्यादा आएगा ना, वो टैक्स अपने पास नहीं रख सकता है, ये टैक्स इसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इसी को कहते हैं द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। ये इतना लायबिलिटी है टैक्स, एज ए टैक्स शॉपकीपर के पास, ये उसको, ठीक है ना। बस ये होता है कॉन्सेप्ट, कि तुम समझ गए होगे। चलो गाइस, तो फिर से अगेन वैसी हेडिंग बनाएंगे, हमें फाइंड करना शॉपकीपर के लिए, तो हम हेडिंग बनाएंगे फॉर शॉपकीपर। अच्छा, अगर तुम्हें एक से ज्यादा जगह अगर जीएसटी हो रहा है, मतलब जीएसटी अप्लाई करना है, तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो तुम चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, एट द as the transaction is intrastate and the rate of GST is 12%, so GST comprises of CGST at 6% and SGST at the rate of, ठीक है ना। ये इनका लैंग्वेज है एमएल अग्रवाल का, तो तुम ऐसे शुरू में ही लिख सकते हो, एक तो ये लैंग्वेज ध्यान दे दो, दूसरा ये है कि तुम इसको स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा कि अब जब भी निकालना हो तुम सीधे सीधे डायरेक्टली सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुमने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि जीएसटी का रेट क्या है, डिक्लेयर कर दिया। चलो, अब लिखेंगे क्या, हेडिंग बनाएंगे फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए पहले फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कितने में खरीद रहा भाई, शॉपकीपर बाय आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर रुपीज 20,000, 20,000 में खरीद रहा है, ठीक है। अब देखो तो प्रॉफिट परसेंट, अब इसको कंज्यूमर को बेच रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट। देखो तो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी, 10% ऑफ रुपीज 20,000, यानी कि रुपीज 2,000, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हमें फाइंड करना है शॉपकीपर का। शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 20,000, प्रॉफिट है गाइस 2,000, दोनों को मिला दिया हो गया रुपीज 22,000। आसान कैलकुलेशन। अब देखो, अब तुम्हें फाइंड करना है इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, ठीक है। तो देखो तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएसटी तुम्हें फाइंड करना है, लेकिन तुम्हें वो जो ट्रांजेक्शन है उसका नेचर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे ना तो दिया हुआ है और ना ही तुम्हें सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहोगे तो टोटल जीएसटी सीधे सीधे निकाल सकते हो, इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर। इनपुट जीएसटी क्या होता है, ये होगा इनपुट जीएसटी होगा, अच्छा
यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो गाइस ये यहाँ पे ये वाला मत लिख, ठीक है ना, ये तो हमने लिख दिया था ना, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो फाइंड ही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया, टाइपो है, ठीक है। तो चलो इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, तो इनपुट जीएसटी कितना होगा गाइस, 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। खरीदते समय जो जीएसटी देते हैं ना, पे करते हैं, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी दोनों एक ही बात है, जीएसटी जो पे करते हो वही होता है, ये 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो तो गाइस 12% ऑफ फिक्स कितना है कॉस्ट प्राइस 20,000, तो 20,000 का ये तो 12 टू जा 24, ठीक है, 20 हट गया 2, यानी कि ₹2,000। अब निकालना है आउटपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, आउटपुट जीएसटी होता है गाइस, होगा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹22,000, ठीक है। अब देखो गाइस 22,000 का 12% निकालना है, तो पहले 10% निकालेंगे तो 2200, 1% निकालेंगे तो 220, तो 220 टू जा 440, 0446, ठीक है ना। बेसिकली मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, जो हम लोग थोड़ा भी कैलकुलेट नहीं कर सकते उसका रफ तुम जरूर शो, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, ₹2,600 माइनस ₹2,000, ठीक है, ये आया, वो जीरो यहाँ, ठीक है ना, आ गया रुपीज, और यहाँ बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 5, a dealer buys an article for ₹6,000 from wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are intrastate and the rate of GST is percent, find the input GST and paid by the dealer. Output CGST and output SGST collected by the dealer. CGST and SGST amount paid by the consumer. तो गाइस ये क्वेश्चन भी एकदम हूबहू पिछले वाले जैसा ही है, बस वहां पे हमने गलती से लिख दिया था सीजीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ पे वो एक्चुअल में निकालना है तुम्हें। बस क्या कह रहा है, एक डीलर है, होलसेलर से कोई आर्टिकल खरीद रहा है, तो यहाँ डीलर इससे ट्रांजेक्शन, डीलर को डीलर से ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर, ठीक है, यही हो रहा है ना। अब उसके बाद तुम्हें निकालना है डीलर के लिए इनपुट और आउटपुट जीएसटी, उसके बाद तुम्हें निकालना बाकी नेट जीएसटी भी निकालना उसी के लिए, फिर उसके बाद तुम्हें निकालना है कंज्यूमर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी कोर्स, यहाँ तुम चाहो तो ऐसे लिख देना कि interest rate and the rate of GST is equal to 18%, so GST comprises of the GST at the rate of 9% and, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करना कहानी डीलर से, ठीक है। डीलर से जा रहा है डीलर को, कैसे हो रहा है कंज्यूमर को, ये तुम्हें शो नहीं करना है, ये तो मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि पता चले, समझो। अब आप तुम फिर से अगेन हेडिंग बनाओगे फॉर डीलर, अब उसके लिए लिखोगे कॉस्ट प्राइस, तो देखो तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या, आ गई ये पर 6,000। अब देखो जो इनपुट जीएसटी होता है या सी जीएसटी होता है, एस जीएसटी, वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो तुम यहीं पे निकाल दोगे पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू 9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 9 जा 54, परसेंटेज पे चलते 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, बच गया 540, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, अब देखो सीजीएसटी तुमने फाइंड कर दिया है और एसजीएसटी निकालना है, तो तुम सीधे लिख देना कि इनपुट सी इज इक्वल टू इनपुट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, तो दोनों सेम होता है, तो एसजीएसटी को दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, सीधे सीधे लिख देना कि ये सीजीएसटी के बराबर होगा 540, ठीक है।
अब आओ प्रॉफिट परसेंट। तो जो खरीद रहा है डीलर आर्टिकल, उसको कितने के प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा है? एट 15%। हमारा 15%। अब चलो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ रुपीज आ गई 15 6 90 और 80 2 0 कैंसिल आउट होगा, देखा था। अब आओ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है गाइस 6000 प्लस प्रॉफिट है 900, दोनों 900, है ना? यहां तक हमने निकाल दिया। क्या निकाला था? रुपीज 900। अब चलो, अब तुम उसके बाद लिखोगे कि आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। तो ये जो जीएसटी है ये डीलर कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, ठीक है। तो इज इक्वल टू 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9% ऑफ 6000, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? 6900 का 10% होगा 690 और 1 का 69। 690 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 690 में से अगर 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 620, और ये 69 70 से एक कम है, ऐड कर दोगे। इस चार्टों को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा कैलकुलेशन। अब आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर इज इक्वल टू 6, है ना? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कह रहा है कि तुमने 2 पूछ रहा था। अच्छा, कॉस्ट पे भी हमने यहाँ पे आंसर कर दिया है। इनपुट सी पेड बाई पूछ रहा था और इनपुट सीजीएसटी, तो ऐसे लिख सकते हो क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे सीजीएसटी है, वो चीज मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां से हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कर दिया कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी निकाल कर बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है यहाँ पे? द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है। क्या होगा कि यहाँ पे होलसेलर बेच, ध्यान से देखना कौन कौन सा जीएसटी इन्वॉल्व है। जब ये ट्रांजेक्शन होगा इस समय होलसेलर रिसीव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे होलसेलर रिसीव करेगा और डीलर पे करेगा। अब यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन होगा तो डीलर रिसीव करेगा और कंज्यूमर पे करेगा, है ना? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे दो देखो ट्रांजेक्शन हो गया, दो जगह जीएसटी इन्वॉल्व हो गया। तीसरा एक जीएसटी ये होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो डेल्टा से शो करते हैं। ये जो डेल्टा अमाउंट है ये डीलर को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि पेड बाय द डीलर, अगर इसको भी पे करा इसको भी पे करा, लेकिन हम मीनिंग निकाल सकते हैं ये पे करने के लिए पूछ रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन इनको क्लियरली यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जब नहीं रहेगा तो इन्फ्रेंस निकालना होगा कि कैसा क्या कहना चाह रहा है, तो उसके आंसर करना। तो यहाँ पे थर्ड में आते हैं कि द नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। देखो तो गाइस, यहाँ पे क्या था? आउटपुट सीजीएसटी तो है, हमें पता है ₹6। इनपुट सीजीएसटी कितना था? इनपुट सीजीएसटी था ₹540, ठीक है ना। तो अब निकाल दो डिफरेंस। 60 ऐड करोगे तो 600 प्लस 21, 60 प्लस 20। अगेन द नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू नेट सी एसजीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू द नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर। सीधे सीधे या तो तुम ऐसे निकाल भी सकते हो डिफरेंस पे, या सीधे बता सकते हो कि ये उसके बराबर होगा, ठीक है ना, इक्वल होगा। तो आंसर हो गया रुपीज तुम्हारा। इसको भी आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब क्या करोगे तुम? हेडिंग बनाना कि फॉर कंज्यूमर, फिर निकालना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द, जो डीलर का सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस होगा। कितना आएगा इस ₹1000, ठीक है ना। अब क्या निकालना? द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सीजीएसटी पेड इज पेड, ठीक है ना। तो देखो तो ये जो सी
पेड होता है कंज्यूमर, जब देखो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा, तो ये जो सीजीएसटी की बात कर रहा है, तो जितना ये पे करेगा, जितना रिसीव किया होगा, ठीक है ना। तो इसका तो अभी हमने निकाल दिया है कि अ, अ, यहाँ पर हमने निकाला आउटपुट सीजीएसटी ऑफ द डीलर, तो ये बराबर होगा आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है ना। जब डीलर रिसीव करेगा तो या तो उसको बोलते हैं कि सीजीएसटी या एसजीएसटी रिसीव्ड, या बोलते हैं कि आउटपुट जीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू सीपी प्लस सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, ऐसे लिख देना आउटपुट कलेक्टेड बाय द, चलो लिखते हैं कितना आएगा रुपीज, ये आया और प्लस ये कितना था गाइस, 21,620 लिख दो, 600 प्लस 600 1200 1200 21 टू जा, अब जो 6 8, ये आ गया 81। तो बेसिकली ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसी स्टेप्स लिखना है और लिखना, ठीक है ना। देख लेते हैं आंसर, 540 आया था, 540 आया था, 6 आया था, 82। Question number 6. A manufacturer buys raw material worth rupees 7,500, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. The purchase and the sale both are intra-state, and the rate of GST for the finished product is 12%. Find the input tax paid by the manufacturer. Input tax collected by the manufacturer. The tax paid by the manufacturer. The amount paid for the finished product. So guys, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि डीलर से आगे जा रहा था, कंज्यूमर था, जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे उस यहाँ पे यहीं तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट खरीद रहा है, और उसके बाद ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है, और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये बेच रहा है डीलर। लेकिन इसमें पिछले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ना दोनों जगह रेट ऑफ जीएसटी सेम रहता था, एक जो दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे नहीं गई। देखना, ध्यान देना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। देखो खरीदते समय रेट ऑफ जीएसटी 5% है, रॉ मटेरियल पर 5% जीएसटी, लेकिन जब फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहा है तो वहां जीएसटी होता है 12%, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी हो गया 12%। इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो वैसे ही सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा देखो, देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे मैन्युफैक्चरर के लिए, क्यों, क्योंकि हमें कुछ डेटा तो मैन्युफैक्चरर का निकालना है, यहाँ पे यहाँ पे निकालना, ठीक है ना। चलो, तो लिखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर कॉस्ट प्राइस, कितना है कॉस्ट प्राइस, देखो मैन्युफैक्चरर बाय रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500, ठीक है। while buying the transaction is intra-state, the rate of GST is equal to 5%, so the rate of CGST is equal to 2.5% and the rate of AC to 2.5%। यहाँ पे तुम लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो जीएसटी 5% इक्वली डिवाइड हो गया सी। अब यहाँ पे लिखोगे कि द इनपुट टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो ये क्वेश्चन देखो, जो ये पूछ रहा है वैसे लिखोगे, द इनपुट टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब इसके नीचे तुम सीधे लिख दोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो मैंने लैंग्वेज लिखा है, अगर तुम, ये एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने लिख के लाया है ताकि यहाँ पे नहीं गलती हो। सीजीएसटी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ लिखो 2.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है ₹7,500, डाल दो। पिछले क्वेश्चन में भी 2.5% था, वहां मैंने यहाँ से 4 कॉमन लेके निकलवाया था, लेकिन यहाँ पे 4 कॉमन मत निकालना, यहाँ पे 4 कॉमन निकालना थोड़ा लेंदी है, तो इससे बेहतर है कि तुम एक जीरो ला दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 25% ऑफ 750, एक जीरो तुमने यहाँ ला दिया तो ये 25 हो गया। अब तुम्हें पता है कि 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो अब इसको क्या है, बेसिकली 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 3 35 8
ठीक है ना, 32, 3, 30, 7, 28, 2, 5, ठीक है ना। ये आ गया, जैसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो वैसे कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा तो तुम ये नहीं कि नीट एंड क्लीन है, तुम्हें रफ कॉम बीच में लेकर तुम जरूर दिखा देना, ठीक है ना कैलकुलेशन। ये आ गया ₹187.50। एस जी एस टी इक्वल टू 2.5% कॉस्ट प्राइस। तुम चाहो तो प्रोसेस भी कर सकते हो, या तुम सीधे यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू सी जी एस टी। ये नहीं लिखकर सीधे सीधे यहाँ लिखोगे और इक्वल टू लिख दोगे ₹187.50, ठीक है ना। ये हमने आंसर निकाल दिया, आ गया ₹187.50। अब निकालना है आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन, ठीक है। तो ये है मटेरियल खरीद के बेच रहा है। तो जब आउटपुट जीएसटी निकालना उसके लिए तो तुम्हें निकालना होगा सेलिंग। बेचने पे आउटपुट जीएसटी होता है, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालोगे, कितना बेच रहा, तो बेच रहा 40%, परसेंटेज 40%। प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 40% ऑफ ₹7,500, है ना। ठीक है, तो देखो तो गई, इसका 10% होगा 750, 20% होगा 1500, तो 40% होगा 3000। आसान था कैलकुलेशन, हो गया। अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है ₹7,500, प्रॉफिट है 3000, दोनों को ऐड किए हो गया ₹10,500, ठीक है ना। अब इसके बाद तुम ये लिखना, while the selling the transaction is intrastate and the rate of GST is equal to 18%। रेट तो गलत हो जाता। so the rate of CGST is equal to 6% and the rate of SGST is equal to 6%, ठीक है ना। तो the output tax under the GST, अब तीसरा वाला निकालोगे कैसे, सॉरी सेकंड वाला, the output tax कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। देखो गाइस, यहाँ पे आउटपुट टैक्स है, ये नहीं बताया किसी एसजीएसटी, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे दो बातें। एक तो तुम्हें अगर ये दिया हुआ है कि है वो इंट्रा स्टेट, और सिर्फ पूछे कि आउटपुट टैक्स अंडर द जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो ये नहीं कि तुम टोटल जीएसटी ही निकाल कर रख देना, कोशिश करना है कि तुम दोनों निकाल दो, ठीक है ना। ये आइडियल सोल्यूशन का। जो आउटपुट टैक्स है वो दो फॉर्म में होगा ना, जब भी तुम बिल देखते हो तो उसमें कलर लिखा रहता है, लिखा, तुम दोनों निकाल दोगे। तो एसीएसटी परसेंट, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ निकाल दो, या इसको निकाल दो, एसीएसटी को लिख दो इसके बराबर। तो इसको निकालते हैं, ये हो गया 6% ऑफ ₹10,000, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। 10,500 का 5%, देखो 10% होगा, 5% होगा इसका आधा, 525, ये हो गया 5%, वो 1% होगा 105, 35 प्लस 5, ये 35 प्लस 6, ये आ गया 6। तो एस जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये सेकंड वाला भी आंसर निकल गया, ये आया दिस, है ना। अब क्या निकालना है तुम्हें, थर्ड निकालना है, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आसान है, द टैक्स, फिर से हेडिंग पे वही पूरा सारा लिख देना, उसके नीचे लिखना इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो चलो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, अभी हमने यहाँ पे निकाला 630, ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी हमने कितना निकाला था 187.50, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस 187.50, ठीक है। डाल देना यहाँ पे 30.001.5। अच्छा, बहुत लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी गलतियां करते हैं, और ये अभी घर पे करोगे तो मेरे कम हो जाएगी, गलतियां नहीं हो।
लेकिन जब एग्जाम में जाते हो ना तो काफी प्रेशर में रहते हैं बच्चे, तो वहां पे गलतियां होने के चांस रहता है। तो देखो जब भी अगर ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ से मतलब डिजिट से डिजिट मिला के ही लिखना, ठीक है ना। हमेशा प्रैक्टिस में ऐसे ही रहना, इससे क्या होगा, गलती होने के चांस एकदम कम होता है। 50 आ गया, यहाँ से कट हो गया 9, 9 में से 2, 2 12 8 हो गया, 5 माइनस 3 342 हो गया, ठीक है ना। सही है ना, कोई गलती नहीं हुई ना। 6 में से ये 5 5 माइनस, क्योंकि 300 से प्लस 200 लेंगे तो भी 500 होगा, ठीक है ना। मैंने कैसे गलती देख लिया, मैंने यहाँ गलती कर लिया था, देखो कैसे, ये 630 है, 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा 430, और ये आ रहा था 300, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 187, ये हो गया 442.50 हो गया गाइस, 440, गलती नहीं करनी है। अगेन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इक्वल टू आउटपुट एसजीएसटी माइनस, ऐसे लिखना, ऐसे लिख दो, नहीं तो सीधे इसके बराबर लिख सकते, 187.50 इज इक्वल टू 442, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 440.50, ठीक है। अब फोर्थ क्या पूछ रहा है, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। अब डीलर के लिए पूछ रहा है, तो अब हेडिंग बना फॉर डीलर, ठीक है। अब इसके लिए तुम करोगे, डीलर के लिए फाइंड कर रहा है, देखो यहाँ पे डीलर एंड यूजर है, मतलब वहीं तक दिया हुआ है, फिर तुम निकालोगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द, कितने में बेच रहा था गाइस, सेलिंग प्राइस 6900, ठीक था ना। सॉरी, ये क्वेश्चन का याद था 10,500, देखो तो गाइस ये हो गया रुपीज 10,000, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जीएसटी पेड, तो जीएसटी पेड देखो तो गाइस, यहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरर से डीलर, तो जो जीएसटी ये पे करेगा कितना, जो जीएसटी रिसीव किया होगा मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर का जो जीएसटी रिसीव या आउटपुट, यहाँ पे लिखोगे जीएसटी पेड इक्वल टू जीएसटी पेड प्लस एसजी, और इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्लस आउटपुट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। या यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते थे, कि दोनों को जीएसटी पेड लिखकर उसके नीचे हेडिंग दिलाते, ठीक है ना, मतलब यही कहना है कि जो पीछे हमने पेड उसके नीचे सीजीएसटी, और वैसे भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका। अब यहाँ पे देखो जीएसटी पेड प्लस एसजीएसटी कितना कितना है भैया, देखो तो 630, यही है ना, 30 प्लस 6, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर, सो बेसिकली तुम एक काम करोगे, इस दोनों को यहाँ पे लिख दोगे कि यहाँ पे आइडियल तरीका नहीं है ये, इससे बेहतर ये रहता है कि जीएसटी पेड लिखोगे, उसके नीचे हेडिंग करके दोगे, जैसे कि ठीक है ना, यहाँ किया था ऐसे, ये तरीका सबसे, तो उसके बाद ये लिख दोगे, ये एक आएगा 630, एक आएगा 30, और अब लिखोगे कि टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी पेड, या वैसे लिखते तो आता कॉस्ट प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस कितना, 10,500 प्लस 630, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 10,500 630 प्लस 630 1260, ये हो गया 06, 5 प्लस 2 7 1 1 117, ये हो गया रुपीज 117, है ना। तो हमने चारों इंफॉर्मेशन निकाल दिया है ना, देखो भाई, ये आया था 187.5, ये क्या आया था, ये आया था 636, 442.5, 445, ये आया था 1176, ठीक है ना, तो हमारा आंसर सही था। बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या करा, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मोबाइल फोन टू अ डीलर फॉर रुपीज 18,000 एंड द डीलर सेल्स it to consumer at profit of rupees 1,500. If the sales are interested, the rate of GST is 12%. Fine.
द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर, स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर मोबाइल फोन। यहाँ पे भी ध्यान देना, देखो यहाँ पे अगर ये दोनों दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे भी स्टेट, ये थ्री, थर्ड वाला नहीं देगा, थर्ड वाला रहेगा तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, नहीं तो अदरवाइज गलती होने की चांस रहते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो एक मोबाइल बेच रहा है, डीलर, डीलर इसको बेच कंज्यूमर, ठीक है। तो देखो पहले वाले में पूछ रहा था अमाउंट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो डीलर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जीएसटी पे करेगा और यहाँ पे जीएसटी रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, ये पे करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। और ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है, तो ये जो डेल्टा है इसका दो पार्ट होगा, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। ये गवर्नमेंट को पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरे ट्रांजेक्शन में कितना जीएसटी टोटल रिसीव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में देखोगे, यहां से चला कोई आर्टिकल आ गया, यहाँ पे ये वाला बंदा इसको जीएसटी पे करेगा, यानी कि ये जीएसटी कुछ रिसीव किया, जो जीएसटी रिसीव किया यहीं से प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, तो वो जो जो जीएसटी होगा वो ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा तो ये वाला बंदा अगर ये ए है, ये बी है, तो देखो तो ए कुछ जीएसटी पे कर रहा, यहाँ पे देखो बी यहाँ से रिसीव करेगा, यहाँ इसने पे किया है, तो ये जो डेल्टा अमाउंट होगा ये इसको पे कर देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीएसटी रिसीव करेगा, यहाँ जीएसटी पे किया होगा, तो यहाँ का भी जो डेल्टा अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसी तरह से यहाँ का भी जो अमाउंट होगा ये गवर्नमेंट पे कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने जीएसटी पे कर दिया, सामान लिया, घर गया, कुछ नहीं, अब इसको कुछ नहीं करना। लेकिन इन तीनों चारों को पे करना, सॉरी चारों को पे करना है जीएसटी गवर्नमेंट। अब तुम्हें अगर पूछ देता है तो इस केस में यही पूछ रहा है कि अगर इतने हुए हैं ट्रांजेक्शन, यहाँ पे तीन ही लोग हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो तुम्हें पूछ रहा है कि कितना जीएसटी टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कितना स्टेट गवर्नमेंट को। उसके लिए दो तरीका होता है, एक तो तुम होता है कि यहाँ पे चारों जगह तुम निकालो और उनको ऐड करके आंसर बता दो, ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका और आसान तरीका ये हुआ कि जो लास्ट में ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे जितना जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी, यही होगा टोटल अमाउंट पेड टू द। आई बात समझ में क्लियर? यहाँ यहाँ सारा ऐड करोगे तो वो उसी के बराबर होगा जितना कि वो फाइनली सीजीएसटी पे कर रहा होगा। अरे भैया सीजीएसटी का कहानी कहाँ से शुरू हुआ होगा? 10 रुपए, फिर अगला वाला 15, 20, 25, 30, 50, ऐसे करके लास्ट में अगर 100 रुपीज हो रहा है, तो यानी कि टोटल 100 रुपीज मिल रहा है। जितना भी जीएसटी बढ़ते जा रहा है वो सारा पैसा तो गवर्नमेंट को मिलते जा रहा है, अल्टीमेटली बढ़ के जितना हुआ उतना पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो तुम सीधे सीधे लास्ट वाले ट्रांजेक्शन के लिए निकाल दोगे, वही तुम्हारा है ना। आई होप। और ये तो इजी है, ऐसा तो हमने निकाल लिया कि द अमाउंट दैट कंज्यूमर, ये तुम्हारे काम, कितना अमाउंट कंज्यूमर पे किया है विथ जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी इंक्लूड। चलो हम यहाँ शुरू करते हैं। डीलर को डीलर कंज्यूमर, ठीक है, ये सब ट्रांजेक्शन हमें दिखाना है डीलर का, इसलिए हम शुरू डीलर से हेडिंग बनाएंगे फॉर डीलर। कॉस्ट प्राइस, देखो तो डीलर कितने में खरीद रहा है, 18,000 यहाँ पे दिया हुआ है। ऐड, अब इसके बाद लिख दोगे कि ऐड द ट्रांजेक्शन, ये चाहो तो तुम शुरू में ही लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे शुरू करने से पहले या तो फिर यहाँ पे लिखो एज द ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्टेड रेट ऑफ 12%, 12% है ना, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 6%, द रेट ऑफ 6%। अब यहाँ पे लिखोगे कि द टैक्स पेड बाय द, ठीक है, तो टैक्स पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू क्या होगा, जीएसटी इक्वल टू 6% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 6% ऑफ 18,000। कैसे निकालेंगे? 18,000 का 6% निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो 10% होगा 1800, 5% होगा 900, ठीक है।
और 1% होगा 180, यानी कि सॉरी 10। एस जी एस इक्वल टू फिर से वही निकाल दो, या यहाँ पे तुम GST 80, ठीक है। प्रॉफिट डालो भैया, डीलर कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, 1500, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा कैलकुलेशन कम है, पर प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं दिया, सीधे सीधे टोटल प्रॉफिट दे दिया, लिख लो भाई। सेलिंग प्राइस सब तो आराम से निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज गाइस 18,000 प्लस प्रॉफिट है तुम्हारा 1500। 18,000 प्लस 1,000 19,500, क्या आया 19,000, ठीक है। यहां तक तो निकल गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे लिखोगे द टैक्स रिसीव्ड बाय द डीलर, ठीक है। चाहो तो यहां पे और ब्रैकेट में लिख सकते हो, और द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि अगले बार में ना सीधे सीधे कैलकुलेट करना आसान होता है, तो दोनों लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट के अंदर और भी लिख देना। एमएल अग्रवाल ऐसे लिखे रहते हैं, तुमको मिल जाएगा इनके सोल्यूशन में, ठीक है ना। शॉर्ट एग्जाम्पल में मिल जाएगा। देखो तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, सी तो 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो 6% ऑफ। देखो भाई सेलिंग प्राइस कितना हमने निकाला था, 19,500, 19,500, और निकालते हैं 6%। देखो तो इसका 10% होगा 1950, इससे होगा 5%, 9 टू जा 18, 157, 975 होगा, और 1% होगा 190, ठीक है। 550, 79, 16, और एक 17, 1 10, 1 ये आ गया 1 1 7 0, ये भी आ गया था गाइस। इक्वल टू एस सी एस टी इक्वल टू लिख लेना तुम, जीरो, ये ऊपर वाला कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब पहला आंसर करते हैं कि द अमाउंट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, ठीक है। हेडिंग ऐसे बनाना, द अमाउंट बाय द डीलर टू द आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी अभी से निकालना है 70, इनपुट एसजीएसटी कितना है गाइस, हमने 1080, ठीक है ना, 0, ठीक है। निकाल दो, देखो तो गाइस यहाँ से 100 बस ज्यादा है, अगर ये भी 70 है, लेकिन 80 है, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमने आंसर हम कर दिया रुपीज 90। सेकंड क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमने देख लिया था, तो अब इसके लिए लिखेंगे द फॉर कंज्यूमर, ये मैंने इसलिए दिखा दिया है, अभी हमने हेडिंग बनाया था कंज्यूमर के लिए, ये आगे ही सॉरी डीलर के लिए बनाया था। अब यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे कंज्यूमर के लिए, ठीक है ना। अब हम ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कंज्यूमर के, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, तो डीलर का सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है, 19,500, ठीक था ना। यहाँ पे हम 500, अब लिखोगे कि द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू इनपुट सीजीएसटी ऑफ द डीलर। इनपुट सीजीएसटी देखो तो अभी हमने निकाला था 6% ऑफ, ये आया था 1770, ये भी हो गया रुपीज 1170, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे आंसर करना कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। क्या कह रहा है, अभी मैंने इतना समझाया कि जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इस पूरे आर्टिकल के पूरे ट्रांजेक्शन पे जहां जहां हुआ है ट्रांजेक्शन, वहां वहां जब जब पे किया गया तो उनका सम पूछा, जिसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे, तो गाइस यहाँ तरफ से हम डीलर को डीलर, तो ये जितना सीजीएसटी पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, एस जीएसटी पे करेगा,
यही होगा उस आर्टिकल पे गवर्नमेंट को पे जितना टोटल पे किया गया है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू सी जीएसटी पे बाय द, ठीक है ना। तो आउटपुट सी जीएसटी ऑफ द कंज्यूमर, सी इनपुट सीजीएसटी ऑफ द कंज्यूमर या सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कितना पे कर रहा है भैया 1170, आंसर 1170। ठीक है, तो सेकंड वाला का आंसर हो गया 70। थर्ड आप आंसर करते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है, थर्ड, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है आउटपुट एस जीएसटी, लेकिन तब तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा कि फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, सॉरी डीलर, आउटपुट एस जीएसटी इक्वल टू ऑफ डीलर या इनपुट एस जीएसटी ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, दोनों बात यही है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते। इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी तो उसी बराबर होगा रुपीज 1170। ठीक है ना, ये तो तुम्हें पता ही है कि वही होता है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, वो है ये द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मोबाइल फोन। पूछ रहा है कि कंज्यूमर ने मोबाइल फोन की कितना टोटल अमाउंट पे किया। कोर्स ये हमें पता ही है कि सीपी प्लस सीजी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 9500 प्लस जीएसटी है रुपीज 1170 प्लस एस जीएसटी है 19,500 प्लस, ठीक है, 07 प्लस 17 158678, ठीक है, 9 प्लस 10 प्लस 11 21,000, ये आ गया 21,000, ये जो आंसर है इस 20,000, बस ये निकालना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, ये जो जीएसटी पे है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे निकालते हैं ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी निकालने में। टैली कर लेते हैं, 90 आया था, 1170 आया था, 21,840, तो 2840 सही था। कल हमने बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, a shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. The printed price of the camera being is 1600. Shopkeeper sells it to consumer at printed price. If the sales are intrastate, the rate of GST is 12%. Fine. The paid by the shopkeeper to the central government, GST received by the central, GST received by the state government, the amount of the camera. ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट इन्वॉल्व है इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि शॉपकीपर बाय कैमरा एट डिस्काउंट, ठीक है ना, शॉपकीपर बाय कर रहा है, किससे बाय कर रहा है, होलसेलर से, ठीक है, और इसके बाद ये कैमरा किसको बेच दे रहा है, कंज्यूमर, ठीक है, यही ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों है, दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट, यही दिया हुआ है। चलो निकालना है, अगेन सेम मेथड फॉलो करेंगे। देखो शॉपकीपर के लिए पूछ रहा है और नेट जीएसटी पेड पूछ रहा है, तो यहाँ से हम शॉपकीपर से कहानी स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे फॉर शॉपकीपर, ये चाहो तो तुम अगेन फिर अगेन सब एट द ट्रांजेक्शन स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी 12%, सो प्राइसेस ऑफ सीजीएसटी एट परसेंट एंड एट, ठीक है। अब चलो लिखोगे प्रिंटेड प्राइस कितना है गाइस, इसका प्रिंटेड प्राइस, डिस्काउंट कितना मिला है 20% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है ना, या यहाँ पे डिस्काउंट के बदले ये भी लिख लेना कि डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ शॉपकीपर, ठीक है ना, तो 20% ऑफ प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑफ रुपीज 300 का 10% हो गया 160, 160 का ट्वाइस हो गया 320, आ गया 320, ठीक है।
तो अब निकालोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर यहाँ पे लिख सकते हैं, या शॉपकीपर के लिए हेडिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख लोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस है ₹1600 माइनस डिस्काउंट कितना है ₹320। ठीक है, देखो 300 सब्ट्रैक्ट करते तो 16 में से 1300 मिलता, लेकिन उस 20 और सब्ट्रैक्ट करना है तो यानी 1200 है ना। चलो, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर कितना होगा गाइस? तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 6% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1280 डालते हैं यहाँ पे। देखो तो गाइस 1280 का 10% होगा 128, 128 हो गया 10% तो 5%। ठीक है, और 1% हो गया 12.8, ये आ गया 8, 4 + 2 6, 6 7, ये आ गया गाइस 6.8। ठीक है ना, एस जीएसटी भी आ गया इसका टू सी आ गया 6 ठीक है। चलो, तो यहां तक अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे इसके लिए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? तो गाइस ये जो शॉपकीपर है ये होलसेलर से खरीद रहा है, जो प्रिंटेड प्राइस है उसके 20% डिस्काउंट पे, लेकिन जब बेच रहा है किस पे? वही प्रिंटेड प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस टू होगा ₹300। ठीक है, अब नेक्स्ट है द अमाउंट जीएसटी रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर और पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है। और बेहतर होता है कि जब दोनों के लिए कैलकुलेट करना है तो दोनों लिख दोगे, जब इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे चल के तो दोनों लिख दोगे, ज्यादा रहेगा। अच्छा, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 6%। अरे रेटेड प्राइस था 1600। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, कहीं गलती करूंगा तो इग्नोर करना, कई बार कैलकुलेशन हो जाता है। सी जीएसटी इज इक्वल टू 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 6% ऑफ द 1600। यहाँ पे तो बहुत आसान है, 16 6 96, 20 कैंसिल आउट हो गया, ये एस जीएसटी इज इक्वल टू 96। अब पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं। द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी तो हमने यहीं पे निकाल दिया है, इज इक्वल टू 96, और इनपुट सीजीएसटी हमने निकाला था, यहाँ पे आया था 76 पॉइंट, ये देखें 6 पॉइंट। ठीक है, देखो तो भाई 76 96 में से 76 सब्ट्रैक्ट करते तो बहुत आसान था 20, लेकिन ये 0.1 काम गड़बड़ कर दिया, तो 20 में से पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 पॉइंट, यानी कि पहले का आंसर हो गया ₹19.20। बढ़ते हैं आगे, डालते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पे लिख सकते हो और कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। कितना है सेलिंग प्राइस? 1600। ठीक है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर, ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहीं पे निकाल दिया था, पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर हमने लिखा भी था, तो हम सीधे सीधे अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे 96। जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी सॉरी सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, यहाँ पे ठीक हुआ है। तो देखो कितना पे कर रहा है, यानी कि पहले वाला का आंसर 19 ये आया था 19.20। सेकंड वाला आ गया, यहाँ सेकंड कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया ₹96। ठीक है ना, बताया है कि जो जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, जो टोटल जीएसटी वही होता है जो जितना जीएसटी कंज्यूमर पे करता है, जो लास्ट वाला एंड यूजर। जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगेन यहाँ से मैंने लिखा भी होगा जीएसटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट
GST पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू रुपीज 96। ये भी आ गया रुपीज 96, बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर आउट द कैमरा, अमाउंट एट विच द कंज्यूमर आउट द कैमरा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ए इज इक्वल टू हो गया रुपीज 1600 प्लस रुपीज 96 प्लस रुपीज 96। देखो तो ये 100 ये 100 तो 200 ऐड हो गया तो 1600 प्लस 200 1800, लेकिन 100 में 4 प्लस 4 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 1800 यानी 300 4 प्लस 4 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो बचा 1792। ये हो गया सर क्वेश्चन 4 का। अब आंसर टैली कर लेते हैं। पहला आंसर 19.2 सही है, दूसरा 96, चौथा 17 आंसर 7। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्या होगा। दे आगे करे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? अ डीलर बाइज एन आर्टिकल अमाउंट ऑफ 30% from the wholesaler, the mark price being 6,000, the dealer sells it to consumer at a discount of 10% on the mark price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find the amount paid by the consumer to the article, the tax under the GST paid by the dealer to the state government, amount of tax under the GST by the central government. अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है? एक सेलर है, उससे कोई आर्टिकल खरीद रहा है, कौन? डीलर, और डीलर उसको बेच दे रहा है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। चलो, अब उसके बाद क्या है कि तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट पे खरीद रहा है, प्राइस दिया हुआ है, और दूसरी बार भी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फिर से क्यों पूछा, जबकि सेकंड पिछले वाले जैसे ही था। तो यहाँ पे क्या वेरिएशन है पिछले वाले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में? तो यहाँ भी डिस्काउंट दिया हुआ है और 2 बार डिस्काउंट निकालना, यही इस क्वेश्चन था उससे डिफरेंट। ठीक है ना? द सेल्स आर इंटरेस्टेड, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो क्या क्या निकालना है? द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर टू द आर्टिकल, अमाउंट पे कर रहा है कंज्यूमर, और टैक्स टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कितना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे फिक्स है तो यहीं पे लिख लो एज द ट्रांजेक्शन इंटरेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी एट 2.5% दोगे। अब चलो लिखोगे, हेडिंग बनाओगे फॉर डीलर। पहला तो मार्क प्राइस, देखिए कितना मार्क प्राइस है। अब तो सेलर है ना, सेलर बेच रहा है, यहाँ पे ये मार्क प्राइस, ठीक है ना, ये जो मार्क प्राइस है ये है ₹6। अब कंज्यूमर को कितने परसेंट डिस्काउंट, सॉरी इसको कितने परसेंट बेच रहा है? 30%। अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 30% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू परसेंट ऑफ 6,000 का 30% कितना होगा? 10% होगा 600, तो 30 होगा 1000, सॉरी 600। ठीक है, अब यहाँ से निकाल देंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस, तो लिखा होगा मार्क प्राइस, लिखा होगा तो मार्क प्राइस यहाँ लिखना, प्रिंटेड प्राइस होगा तो प्रिंटेड प्राइस लिखना। ये है रुपीज माइनस कितना करना है? रुपीज 2000 सब्ट्रैक्ट करते तो बचता 4000, लेकिन 1800 ही करना है तो 4000 ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आओ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, कितना अमाउंट पे करेगा इज इक्वल टू सी जीएसटी। फिर से यहाँ पे गलत है, एरर है। जीएसटी इज इक्वल टू 5% है, क्या हो गया 5%, भी हो गया 2.5%। ठीक है ना? तो शॉपकीपर कितना पे करेगा अमाउंट, तो इज इक्वल टू 2.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और कितना है कॉस्ट प्राइस? ₹4,200। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे कि 25% बना लोगे, 5% और 20, और 20 का 25% मीन 1/4, तो यहाँ निकालना आसान है। 1/5 तो आ गया ₹1.5।
SGST इक्वल टू लिखोगे 105, है ना। हमने CGST और SGST निकाल दिया। अब बढ़ते हैं तो डीलर। देखो ये हम डीलर के लिए निकालते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है इसलिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये सारा हम जो भी निकाल रहे हैं वो डीलर के लिए निकाल रहे हैं। तुम्हारे तो तुम नोटबुक ऐसी हेडिंग डाल दोगे जैसे रहेगा। पेज बदला है तो इसलिए दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलो निकालोगे इसके लिए डीलर के लिए सेलिंग प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस माइनस 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। अब देखो हम ये जो निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 10% जो डिस्काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे गए, ठीक है ना। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ये वाला। चलो क्या कह रहा है यहाँ पे निकालना है तो प्रिंटेड प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है इसको, तो मार्क प्राइस लिखना। तो मार्क प्राइस कितना आएगा इस 6,000 माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि तुम ऐसे चाहो तो एक बार ऐसे लिख, अब लिखना ₹6,000 माइनस 6,000 का 10% रुपीज, यहाँ पे हो बचा हुआ 5,000, है ना। अब यहाँ पे आओगे द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर और पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू C इक्वल टू 2.5 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कितना हमने निकाला गई 5,400, है ना। इन मेथड हमको यूज 5% ऑफ 25% मीन्स 1/4। चलो 4 1 14 12 24 इज 1। SGST इज इक्वल टू ये लिखो या यहाँ पे सीधे GST इज 130, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब तुम हेडिंग बनाओगे फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वही होगा जो सेलिंग प्राइस होगा डीलर का। डीलर का सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाल दिया है ₹5,400। अब क्या कह रहा है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी डीलर के लिए पूछ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूरे तो पहले तो वन को आंसर करो। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, द अमाउंट पेड बाय द आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस CGST, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना आया है गाइस, जब निकाला हमने 5,400। CGST कितना आया है 35। CGST ऐड कर लेना 50 प्लस 135, 135 हो गया 270, 670 ये आ गया रुपीज, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया रुपीज, है ना। अब आओ, अब क्या कह रहा है सेकंड वाला फाइंड करना है द टैक्स अंडर द GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। कितना गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पे इज इक्वल टू आउटपुट GST माइनस, सॉरी आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ये डीलर के लिए निकाला ही था दोनों। और ये देखो आउटपुट CGST था, आउटपुट SG स्टेट गवर्नमेंट से SGST निकालना था। देखो तो ये है आउटपुट SGST जो कि है ₹5 माइनस आओ इनपुट। इनपुट कितना था गाइस, SGST था ₹1। ये हो गया 5 डिफरेंस हो गया 30 का, है ना। सेकंड वाला का आंसर है 30। थर्ड क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर द GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल टोटल कितना रिसीव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट पे टोटल GST। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना CGST पे कर रहा है, तो यही वही 135 था ना CGST पे बाय, ठीक है।
टैली कर लो, ये फर्स्ट आया था 5670630। बस यही था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ article is rupees 50,000. The wholesaler allowed a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to the consumer at 4% above the mark price. The, if the sales are intra-state and the rate of GST is 80%, then the amount in tax which shopkeeper pays. The amount paid by the consumer for the article, the amount of the tax paid by the shopkeeper to the central government, the tax received by the state government. चलिए ठीक है। सिमिलर लाइन वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि होलसेलर है, ये कोई आर्टिकल बेच रहा है, किसको, डीलर रखा है, शॉपकीपर, शॉपकीपर बेच रहा है ना, यही हो रहा ट्रांजेक्शन। यहां पे देखो क्या क्या निकालना है, शॉपकीपर जो पे कर रहा है वो निकालना है, कंज्यूमर से फिर आगे निकालना होगा मे बी, बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है, शुरू करोगे शॉप, तुम यहाँ पैसे लिख सकते एंड द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%, तो ये वाला नीचे लिख देना, यहाँ मैंने लिखा था इसलिए तुम लिखना सो, और नीचे में यहाँ पे लिखोगे टू 9%। अब लिखोगे फॉर शॉपकीपर प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितना है प्रिंटेड प्राइस, 50,000। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द होलसेलर, कितना डिस्काउंट रिसीव किया है, 10%, 10% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, 10% ऑफ दिस, कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू, प्रिंटेड प्राइस है ₹1000 माइनस अमाउंट रिसीव्ड है 5000, ये हो गया टोटल 5000। अगला क्या है, अब हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अब निकालते हैं जीएसटी, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, कितना पे किया है, तो सी जीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 9%, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹45,000, ठीक है, 45,000 का 9% कितना होगा, देखो 10% डाल सकते हो तो 4500, ठीक है, 1% होगा तो 50, ऐड कर लेना है, तो देखो तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ से तो नाम था 4050, है ना, एच जी एस टी इज कल टू होगा कल टू सी जी एस टी इज कल टू ₹4050। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्या पूछ रहा है कि द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर, कितना पे किया गया शॉपकीपर, कितना पे करेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सी जी एस टी, कॉस्ट प्राइस कितना है गाइस, यहाँ पे देखना तो 45,000, इसका आंसर कर रहे हैं, ये वाला यहाँ लिख, ठीक है ना, 45,000 प्लस सीजीएसटी कितना है 4050, यहाँ भी हमने निकाला है प्लस 50 डाल लेते हैं, 50 कितना है गाइस, टोटल है 5000, ठीक है, इसमें 4050 दो बार है तो 4000 4000 8000 100 8000 85 8530 3000 या 100, ठीक है ना, तो हमने पहला निकाल दिया आंसर, ये आया गाइस इस, आगे नेक्स्ट क्या निकालना, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो अब क्या है कि कंज्यूमर कितना पे किया है, तो फॉर कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस प्लस 4% ऑफ द प्रिंट, तो क्या हो रहा था, अब ये था शॉपकीपर को कंज्यूमर,
ये इसका कुछ प्रिंटेड प्राइस था, उसमें ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर सेल्स कर रहा था उस आर्टिकल को कंज्यूमर पर 4% अबाउट द मार्क प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, इसी पे 4% और बढ़ाकर ऑफ किया, ठीक है ना। ये जो प्रिंटेड प्राइस है उसी से दोनों कैलकुलेशन करनी है। पहला प्रिंटेड प्राइस में से 10% सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले ट्रांजेक्शन की प्रिंटेड प्राइस है उस पर 4% और ऐड कर देना, ठीक है। चलो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू के लिए तो क्या हो गया, प्रिंटेड प्राइस प्लस प्रिंटेड प्राइस है 50 प्लस 4% ऑफ रुपीज, ठीक है, निकालोगे। ये हो गया 50,000 और देखो तो भाई इसका 1% हो गया 500, तो 500 का 4 जा 200 सॉरी, और 50,000 प्लस 2 यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा। अब आओ, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर कितना होगा, जीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है गाइस, ठीक है। 52,000 का 9% 10% होगा 100, 1% होगा 520, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे से 10 से 8 1 11 5 6 4 46, ठीक है। ये आ गया 80, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया, चलते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस सीजी। कॉस्ट प्राइस कितना है गाइस, 2000 थे यहाँ, और प्लस सी जीएसटी है यहाँ देखो 0 डाल दोगे, कैलकुलेशन ऐसे 1000 प्लस 8861448 प्लस 2 60 इक्वल टू 60,000, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द टैक्स कितना पे किया शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे निकालेंगे, जीएसटी रिसिप्ट माइनस सी पेड, ठीक है। तो देखो तो भाई रिसिप्ट कितना होगा, जो इतना रिसिप्ट वही सीजीएसटी होगा जितना पे किया होगा, जीएसटी कितना पे किया इसने 480 माइनस सीजीएसटी पेड कितना है, यहाँ से देख सीजीएसटी पेड कितना 4050, यहाँ से आ गया 4050, ठीक। अब चेक करते हैं, 4680 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4050, 8 में से 53, ये आ गया गाइस 30, ठीक है। हमारा थर्ड वाला भी आंसर निकल गया, इस 30, सेकंड का हमारा आंसर आया था 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आया था 53,100 का आया था गाइस। अब निकालना में फोर्थ क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कितना होगा, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, जितना कंज्यूमर ने एसजीएसटी पे किया होगा वही होगा, कितना पे किया है कंज्यूमर ने एसजीएसटी 4680, आंसर रुपीज 46, फोर्थ का आंसर हो गया रुपीज 4680। चलो, आंसर टैली कर देते हैं, 3,100, सेकंड का 60 61,360। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही है 630, नंबर 4 का है 468।
द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए अमाउंट कितना पे किया, कॉस्ट प्राइस 453 4680 हमने 4080 एक बार लिख 468 फिर से कैलकुलेट कर प्लस 46 1 6 6 12 8 13 1 4 plus 8 plus 4 4 8 plus 10 plus 1 11 5 plus 6 ओके। बस कुछ नहीं करना रहता है, कैलकुलेशन करना रहता है, तुम ठीक से करो सब, है ना। हमारा ये भी आंसर टैली हो गया, 630 हमने टैली कर रखा था, ठीक है ना, 630 4680 लास्ट वाले। तो भाई इस क्लास में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि 11 से 20।